नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मालदीव की आजादी के जश्न में शामिल हुए पीएम मोदी। बिहार में बेकाबू अपराध पर भड़के चिराग पासवान, बोले अपराधियों के सामने नतमस्तक है प्रशासन। छांगुर बाबा के भतीजे सबरोज के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। केरल में बारिश का कहर, 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। पुरानी गाड़ियों पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। यह समारोह मालदीव की आजादी की हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली का प्रतीक था। प्रधानमंत्री मोदी की इस उपस्थिति को दोनों देशों के बीच संबंधों में आ रहे सकारात्मक बदलाव और कूटनीतिक गर्माहट के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने प्रधानमंत्री मोदी को विशेष रूप से समारोह में आमंत्रित किया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस दौरान माले में मौजूद रहे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में मालदीव की जनता और सरकार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि यह अवसर दोनों देशों के बीच 60 वर्षों के राजनीय संबंधों का भी उत्सव है। जयशंकर ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए भारत मालदीव साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ से मुलाकात की। इस अहम बैठक में बुनियादी ढांचे के विकास, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और आपसी सहयोग जैसे विषयों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने इस मुलाकात को लेकर एक्स पर लिखा है कि यह एक बेहद सकारात्मक और उपयोगी संवाद था। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश इन क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं और ये सहयोग दोनों देशों की जनता के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले वर्षों में भारत मालदीव साझेदारी को और गहराई मिलेगी। प्रधानमंत्री इस यात्रा को क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से अहम मान रहे हैं, खासकर तब जब भारत हिंद महासागर में अपने रणनीतिक सहयोगियों के साथ रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में सक्रिय है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर अब एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य में अपराधियों के सामने प्रशासन पूरी तरह नतमस्तक हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद भी अफसोस होता है कि वो ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां अपराध बेकाबू हो चुके हैं। वहीं एसआईआर अभ्यास का विरोध करने पर चिराग ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि आरजेडी जैसे दलों में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए वे सिर्फ डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि एसआईआर को लेकर वैसा ही भ्रम फैलाया जा रहा है जैसा पहले सीएए के समय फैलाया गया था। चिराग ने सरकार से अपराध कर तुरंत लगाम लगाने की अपील भी की है। बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग के गंभीर आरोपों में घिरे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के नेटवर्क पर एक बार फिर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बलरामपुर में अब उसके भतीजे और करीबी साथी सबरोज के अवैध मकान पर बुलडोजर चला है। आरोपी सबरोज ने लगभग 300 स्क्वायर फीट पर अपना अवैध कब्जे का मकान बनाया था। प्रशासन ने मकान का अवैध हिस्सा गिरा दिया है। शनिवार सुबह एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम रहरा माफी गांव पहुंची और ग्राम समाज की जमीन पर बने 2 कमरे के मकान को ढहा दिया। बताया गया है कि सबरोज को पहले ही मकान खुद से हटाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मकान को जमींदोज कर दिया। गौरतलब है कि छांगुर बाबा और उसके नेटवर्क पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। एटीएस पहले ही छांगुर बाबा, उसकी गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन
और सहयोगी नवीन रोहरा को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं अब तक करीब 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग और 6000 लोगों के धर्मांतरण के आरोपों की जांच ईडी और एटीएस कर रही है। प्रशासन की ये ताजा बुलडोजर कार्रवाई उसी सिलसिले का हिस्सा है। केरल में भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। शुक्रवार रात से जारी तेज बारिश ने कई जिलों में तबाही मचा दी है। मौसम विभाग ने आलप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोझिकोड और कन्नूर जैसे जिलों में तेज हवाओं के चलते भारी बारिश से पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए और घरों को नुकसान पहुंचा है। कन्नूर जिलों में एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई, जहां तेज हवाओं में पेड़ उनके घर पर गिर पड़ा। मलप्पुरम में भी भारी नुकसान की खबरें हैं। उधर वायनाड के बाणासुर सागर और पलक्कड़ के अलियार बांध के शटर खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है। रमी वीडियो और हाल की कई घटनाओं को लेकर एनसीपी की सुप्रिया सुले ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि संसद में हर कोई महाराष्ट्र की इस शर्मनाक घटना पर चर्चा कर रहा था। विधान परिषद में मंत्री कोकाटे का रमी खेलते दिखाना राज्य की छवि के लिए घातक है। सुले ने कहा कि कोकाटे को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन जब तक दिल्ली से आदेश नहीं आता, यहां कोई भी स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री की इस पर थोड़ी संवेदनशीलता दिखाने पर वो आभार प्रकट करती हैं। देर से ही सही, लेकिन उन्होंने हालात की गंभीरता को समझा और दिल्ली जाकर नेतृत्व को जानकारी दी। सुले ने कहा है कि यह अच्छी बात है कि सरकार ने कम से कम इस मुद्दे को गंभीरता से तो लिया। बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ था जब विधायक रोहित पवार को कोकाटे का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था। इसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पुरानी गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पूरी तरह से लगे बैन को चुनौती दी है। यह मामला 28 जुलाई को चीफ जस्टिस भूषण आर गवई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच सुन सकती है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से 29 अक्टूबर 2018 के उस आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें एनजीटी के 2014 वाले आदेश को बरकरार रखा गया था। सरकार का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए गाड़ियों की उम्र नहीं, बल्कि उनकी उत्सर्जन क्षमता यानी एमिशन लेवल को देखा जाना चाहिए। गाड़ियों की फिटनेस वैज्ञानिक तरीकों से जांच की जाए। सिर्फ उम्र के आधार पर उन पर बैन लगाना न्याय संगत नहीं है। दिल्ली सरकार ने इस पर केंद्र सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से एक व्यापक अध्ययन कराने की भी अपील की है, ताकि तय किया जा सके कि उम्र आधारित प्रतिबंध बेहतर है या उत्सर्जन आधारित नियम। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये तय करेगा कि पुरानी गाड़ियों की सड़कों पर वापसी होगी या नहीं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया भर में आतंकवाद की जड़ें फैलाने वाला पाकिस्तान अब अमेरिका की नजर में आतंक के खिलाफ जंग का हीरो बन गया है। जी हां, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाक उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात की और उनकी जमकर तारीफ की। रूबियो ने एक्स पर लिखा है कि उन्होंने आतंक के खिलाफ पाकिस्तान की साझेदारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार, खनिज सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की भी बात कही। अब सवाल यह है कि जो देश खुद आतंक की पनाहगाह बन बैठा है, उसे अमेरिका आखिर क्यों सराह रहा है? क्या यह आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की दोहरी नीति नहीं दर्शाता?
रूबियो ने साफ कहा है कि पाकिस्तान के साथ खनिज और आर्थिक क्षेत्र में साझेदारी से दोनों देशों को लाभ होगा और ये क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देगा। लेकिन सच ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को एक बार फिर अपने हितों के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी में है। ईरान पर हुए हालिया हमले से पहले पाक आर्मी चीफ को बुलाना और फिर पाक एयर स्पेस का उपयोग करना इस कड़ी का ताजा उदाहरण है। रूबियो का यह बयान वैश्विक स्तर पर अमेरिका पाक रिश्तों के नए समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है, जो भारत जैसे पड़ोसियों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ईरान के अशांत सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आई है। प्रांत के जाहेदान शहर में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ अज्ञात आतंकियों ने न्यायिक मुख्यालय पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस आतंकी हमले में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 13 से ज्यादा लोग घायल हैं। जैसे ही हमलावरों ने कोर्ट परिसर पर हमला किया, वहां अफरा तफरी मच गई और पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी जैश अल अदल नामक आतंकी संगठन ने ली है। यह वही संगठन है जो पहले भी ईरान में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों का सघन तलाशी अभियान जारी किया हुआ है और घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। इस हमले ने एक बार फिर सिस्तान बलूचिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह प्रांत पहले भी कई बार चरमपंथी हमलों का शिकार बन चुका है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। कौशाम्बी इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने दुकान के बाहर खड़े महिला और 2 बच्चों को रौंद दिया। दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। वीडियो में साफ दिख रहा था कि हादसा कितना भयानक था। कार दुकान के सामने खड़े लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई और एक संकरी गली में फंस गई। इसके बावजूद ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। घायल महिला और उसकी बेटी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन वीडियो देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कार कुछ और आगे बढ़ती तो हालात कितने खौफनाक हो सकते थे। गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद यानी जेजेएमपी के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई में 3 हार्डकोर उग्रवादी ढेर कर दिए हैं। मुठभेड़ गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के सेहल लवदाग गांव में हुआ, जहां पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर ऑपरेशन के लिए पहुंची थी। जैसे ही पुलिस उग्रवादियों के ठिकाने की ओर बढ़ी, घात लगाए बैठे उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 3 उग्रवादियों को मौके पर ही ढेर कर दिया। मारे गए उग्रवादियों में एक की पहचान दीपक लोहार के रूप में हुई है। घटनास्थल से पुलिस ने AK-47 और 2 इंसास राइफल भी बरामद की है। फिलहाल पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि कुछ दूरी पर अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और अभियान जारी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में एक थिएटर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक्ट्रेस रुचि गुर्जर ने सबके सामने डायरेक्टर मान सिंह पर चप्पल से हमला कर दिया। मामला सो लॉन्ग वैली फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग थी, जहां ये हाई वोल्टेज ड्रामा कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रुचि गुर्जर का आरोप है कि उन्हें एक फर्जी टीवी सीरियल के नाम पर ठगा गया और उनके 25 लाख रुपए धोखे से फिल्म निर्माण में खर्च करा दिए गए। यही नहीं, उन्होंने निर्माता करण सिंह चौहान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और FIR दर्ज करा दी गई है।
रुचि ने दावा किया है कि लगातार संपर्क के बावजूद निर्माता ने पैसे नहीं लौटाए और धमकियां देने लगे। इसी गुस्से में उन्होंने थिएटर में पहुंचकर प्रदर्शन किया और डायरेक्टर को चप्पल से मारा। इस हंगामे के दौरान उनके समर्थक भी थिएटर में नारेबाजी करते दिखाई दिए और हाथों में विरोध वाले पोस्टर लिए हुए थे। मामले की जांच फिलहाल मुंबई पुलिस कर रही है और निर्माता पर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब देखना यह है कि क्या यह मामला कानून के रास्ते पर सुलझेगा या फिल्मी दुनिया में इसका असर और गहराता जाएगा। नवी मुंबई के बेलापुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां गूगल मैप के भरोसे पर सफर कर रही एक महिला अपनी कार समेत सीधे खाड़ी में जा गिरी है। यह घटना शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे की है। दरअसल महिला बेलापुर से उल्वे की ओर जा रही थी। गूगल मैप पर उसे ब्रिज के बजाय नीचे से जाने का रास्ता दिखा और जब वो नीचे गई तो कार सीधे खाड़ी में समा गई। संयोग अच्छा रहा कि वहां मौजूद सागरी सुरक्षा बल ने तुरंत महिला को तैरते हुए देखा और फौरन एक्शन लेते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में क्रेन की मदद से कार को भी बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही कि महिला को किसी भी तरीके की कोई गंभीर चोट नहीं आई और उसे सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया है। गौर करने वाली बात यह रही कि यह पहली बार नहीं है जब गूगल मैप के कारण ऐसा हादसा हुआ हो। ठीक ऐसा ही मामला दिसंबर 2024 में यूपी के बरेली में भी हुआ था, जहां 3 युवक मैप के भरोसे रास्ता तय कर रहे थे और नहर में कार पलट गई थी। इन हादसों से सबक लेते हुए जरूरी है कि तकनीक के साथ साथ सतर्कता भी बरती जाए, क्योंकि एक छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। इंडिया समाचारों में बस इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आवाज इंडिया।